एक करोड़पति महिला अपने नौकर की झोपड़ी पर पहुंच जाती है। वहां जाकर जैसे ही वो दरवाजा खटखटाती है तो अंदर से उस नौकर की जो बूढ़ी माँ होती है, जो कि बीमार पड़ी हुई है, वह कहने लगती है कि बेटा दवाई ले आए ना, बहुत जोर से दर्द हो रहा है। यानी कि अभी तक दरवाजा खुला नहीं था। और उसके बाद एक 8 साल की बच्ची दरवाजा खोलती है। अब जैसे ही दरवाजा खुलता है तो उसके बाद यहाँ पर वह सामने उस अमीर महिला को देखती है और कहने लगती है कि आप कौन हो। अब इस बात को सुनकर जो महिला होती है करोड़पति, वह मुस्कुराते हुए कहने लगती है कि बेटा मैं तुम्हारे ना पिता की मालकिन हूं। अब इस बात को सुनकर वह उससे हाथ जोड़कर नमस्कार करती है, लेकिन तभी अंदर से बुजुर्ग महिला कहने लगती है कि बेटा अब आ भी गए हो तो अंदर ही आ जाओ और मुझे दवाई दे दो, मुझे बहुत जोर से दर्द हो रहा है। इस बात को सुनकर जो वह महिला होती है करोड़पति, वह अंदर घुसती है और उसके बाद यहाँ पर जो लड़की होती है 8 साल की, वह बताती है कि माँ पिताजी नहीं आए हैं, ये तो उनकी मालकिन आई हैं। अब इस बात को देखकर जो बुजुर्ग महिला बिस्तर में पड़ी हुई थी वह खड़ा होने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर इस परिवार की कंडीशन को देखकर ये जो अमीर महिला है वो कुछ ऐसा कर देती है जिसके बारे में आज तक भी लोग चर्चा किया करते हैं। क्या हुआ था ऐसा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। गुजरात के अहमदाबाद के अंदर, जो गुजरात का सबसे बड़ा शहर है, वो उसके अंदर एक अमीर महिला रहा करती थी। महिला का नाम शीतल होता है और शीतल जो कि विधवा है, उसके जो पति हैं वो काफ़ी दिन पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। दरअसल यहाँ पर जो शीतल थी वह बचपन में गरीब घर में रहा करती थी और उसके माता पिता के पास ज़्यादा रुपये पैसा नहीं था। तभी जब शीतल जवान हो जाती है और उसकी शादी के लिए उनके पास पैसा नहीं होता है तो यहाँ पर शीतल के लिए एक अमीर घर से रिश्ता आता है, जो कि और कोई नहीं वही पति था जो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है, लेकिन उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी। अब इसके बाद जो शीतल होती है उसका मन तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी जब माता पिता की कंडीशन को देखती है तो उसके बाद वह भी यही समझती है कि ठीक है मैं इससे शादी कर लेती हूँ, क्या दिक्कत है। ऐसा सोचकर जो शीतल होती है वह अपने उस अमीर पति से शादी तो कर लेती है, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद एक हार्ट अटैक की वजह से वह इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। अब उसके बाद उसका जो पति था उसका इस दुनिया में अपना कहने वाला कोई भी नहीं था और जब उससे शादी हो गई तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सारी के सारी उसी के नाम आ जाती है। तो शीतल के पास अच्छा खासा रुपया पैसा है, घर में ढेर सारे नौकर चाकर हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जिंदगी में खालीपन तो बना ही रहता है। और उसने कई बार सोचा है कि वह किसी और से शादी कर ले, लेकिन बार बार लोग उसे धोखेबाज दिखा करते हैं और वह बिल्कुल भी किसी से शादी नहीं कर सकती इस तरह से। तो इसी वजह से वह आराम से अपनी ज़िंदगी को मस्त तरीके से जी रही है, क्योंकि उसके पास नौकर चाकर है, जो रोज़गार है वो भी चला हुआ है, हर महीने पैसे अकाउंट में आ जाया करते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तभी एक दिन जब वह खिड़की पर खड़ी हुई अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी कि मैंने क्या क्या किया, क्या क्या हुआ मेरे साथ, तो उसी समय वहीं पर जो पार्क होता है उनके हवेली के बाहर, उस पार्क के अंदर एक राजेश नाम का नौकर होता है, जो कि पिछले 7 साल से यहाँ पर काम कर रहा है। और जब वह पार्क में काम कर रहा था तो उसी दौरान अचानक से वो जमीन पर गिर जाता है। अब जब वे बाहर की तरफ देख रही थी तो उसी दौरान उसे भी दिखाई देता है कि भाई नौकर एकदम से जमीन पर गिर गया है। तो यह भी भागी दौड़ी जाती है और जो नौकर वहां पर काम कर रहे थे वो लोग भी भागे दौड़े उसके पास आते हैं। यहाँ पर जो महिला होती है शीतल, वह फौरन से डॉक्टर साहब को बुलाती है। तो थोड़ी देर में डॉक्टर साहब भी आ जाते हैं और जब उसको चेक वगैरह करते हैं, उसको होश में लाते हैं, तो वो होश में तो आ जाता है। और जब शीतल पूछती है कि क्या हुआ इसे, तो डॉक्टर साहब कहने लगते हैं कि शायद इसने अच्छी तरह से खाना पीना नहीं खाया है, कमजोरी की वजह से इसे चक्कर आ गए हैं। अब उसके बाद वह पूछने लगती है उस नौकर से, राजेश से, कि राजेश क्या हुआ, अच्छी तरह से खाना क्यों नहीं खा रहे। तो उसके बाद वो कहता है नहीं मैडम ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने अच्छे से खाना खाया था, शायद और ही कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब को पता नहीं चला है, लेकिन खैर छोड़ो, इन बातों को, मैं काम में लगा रहता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा कहकर जो राजेश है वो दोबारा से काम में तो लग जाता है। डॉक्टर साहब ये कहकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन जो शीतल होती है उसके दिमाग में एक बात घूमने लगती है, क्योंकि इनके घर में जो नौकर हैं उनको अच्छी खासी सैलरी वो दिया करती है और जो राजेश होता है उसको भी 18,500 रुपये मिला करते हैं। तो 18,500 रुपये में भी आदमी अगर ढंग से खाना ना खाए तो कोई ना कोई तो रीजन होगा। ये बात शीतल को अंदर ही अंदर से हिला देती है और वह सोचने लगती है कि आखिर कारण क्या है। तभी यहाँ पर वह अपने घर के उस ड्राइवर को बुलाती है, जो कि उसका सबसे भरोसेमंद है, और उससे कहने लगती है कि ये जो राजेश है इसके घर के बारे में तुझे पता है। तो उसके बाद वो कहता है कि नहीं मैडम पता तो नहीं है, लेकिन अगर आप
आप कहोगे तो मैं इसके घर के बारे में पता भी निकाल लूंगा। इसके बाद यहाँ पर जो शीतल होती है वो कहती है कि ठीक है, पता निकालना, और मैं इसके घर जाकर कुछ देखना चाहती हूँ। इस बात को सुनकर जो ड्राइवर होता है वो उसके घर के बारे में पता निकालता है और आज शाम को ही वह उससे कहने लगता है कि मैडम, मैंने पता लगा लिया है और अगर आप चाहो तो वहां पर चल सकती हो। अब इस बात को सुनकर जो शीतल होती है, करोड़पति महिला, वह अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठती है और वह उसे शहर के दूसरी ओर बनी हुई एक झोपड़पट्टी पर ले जाता है, जहां पर जो राजेश था वह रहा करता था अपने परिवार के साथ। अब जैसे वो वहां पर झोपड़पट्टी के पास पहुंचती है तो वहीं पर रास्ता खत्म हो जाता है, और जैसे ही रास्ता खत्म होता है जो ड्राइवर है वो कहने लगता है कि मैडम, इससे आगे आपको पैदल ही जाना होगा क्योंकि घर के बाहर तक गाड़ी नहीं जा सकती। इस बात को सुनकर जो शीतल होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं पैदल चल दूंगी, और उसके बाद दोनों उतरकर पैदल पैदल चलने लगते हैं। लेकिन तभी जब वो झोपड़ा आ जाता है तो उसके बाद जो ड्राइवर है वो बताता है कि मैडम वो वाला झोपड़ा है। तो उसके बाद वह सोचने लगती है मन ही मन कि बेचारा इस झोपड़े में रहा करता है, जबकि 18,000 रुपये कमाया करता है, वो अच्छा सा किराए का घर भी तो ले सकता है, कुछ ना कुछ तो बात होगी। उसी वजह से वह अपने ड्राइवर को वहीं पर छोड़ देती है, कहती है कि तुम यहीं पर रुको और मैं अंदर जाकर बात करके आती हूँ। ऐसा कहकर मैडम जो होती है धीरे धीरे उस झोपड़े तक पहुंचती है, और जैसे जाकर दरवाजा खटखटाती है तो अंदर से जो लड़का राजेश होता है, उनके घर का नौकर, उसकी माँ की आवाज़ आती है जो कि कह रही थी अंदर से कि बेटा, दवाई ले आए हो तो जल्दी से ले आओ, मुझे बहुत जोर से दर्द हो रहा है। अब इस बात को सुनकर एकदम से जो शीतल होती है वो अंदर तक हिल जाती है कि शायद इसमें कोई बुजुर्ग महिला है जो कि बीमार है और वह राजेश की माँ हो सकती है। उसके बाद वह वहीं पर थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ी रहती है, लेकिन तभी अंदर से जो दरवाजा है वो खुल जाता है, और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो सामने एक 8 साल की गरीब मगर मासूम बच्ची खड़ी हुई थी। अब जैसे वो 8 साल की बच्ची दरवाजे पर इस करोड़पति महिला को देखती है जिसने अच्छे खासे कपड़े पहन रखे हैं, तो एकदम से तो हक्की बक्की रह जाती है और फिर पूछने लगती है मासूमियत भरी निगाहों से कि आप कौन हो। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो शीतल होती है वो अपने चेहरे से गंभीरता के भाव हटाकर कहने लगती है कि बेटा, मैं तुम्हारे पिता की मालकिन हूँ। अब इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो छोटी बच्ची होती है वो एकदम से हाथ जोड़कर उसे नमस्कार करती है, कहती है कि मैम साहब नमस्कार। इसके बाद यहाँ पर जो शीतल होती है वो कुछ कह पाती उससे पहले ही एक और फिर से आवाज़ आती है उस बुजुर्ग महिला की। वो कहती है कि बेटा, जब आ ही गए हो तो अंदर ही आ जाओ, मुझे दवाई दे दो, मैंने तुमसे कहा था ना दरवाजे पर आते ही बहुत जोर से दर्द हो रहा है। अब इस बात को सुनकर शीतल अंदर आती है। इधर जो बुजुर्ग महिला होती है वो देखने लगती है कि बेटा तो नहीं है, ये कौन है। और तभी यहाँ पर जो छोटी बच्ची होती है वो अपनी माँ जी से आवाज़ लगाकर कहती है कि अम्मा, पिताजी नहीं है, ये तो मालकिन है उनकी। अब इस बात को सुनते ही जो बुजुर्ग महिला होती है यानी कि राजेश की जो माँ थी वह खड़ा होने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब है। और इस चीज़ को देखते ही यहाँ पर जो शीतल होती है वो एकदम से उनके पास जाकर उनके कंधों पर हाथ रखती है, कहती है कि कोई बात नहीं माँ जी, लेटे रहो, मैं तो यहाँ पर आपसे कुछ बात करने के लिए आई थी। इस बात को सुनकर जो माँ होती है बुजुर्ग, वो कहने लगती है बताओ बेटा, क्या बात करनी है। तो जो शीतल होती है वो कहती है कि बात कुछ नहीं करनी, आपका बेटा अचानक से चक्कर खाकर गिर गया और डॉक्टर साहब बता रहे थे कि इसने ढंग से खाना नहीं खाया है। अब घर की कंडीशन को देखकर तो मैं समझ रही हूँ कि क्यों खाना नहीं खाया होगा, और इसके बारे में आप मुझे विस्तार से बताओ कि ऐसा क्या हुआ जो इस तरह से आप लोग जीवन जी रहे हो। तो उसके बाद वो कहती है कि बेटी, मेरी तबीयत खराब रहती है और जो मेरा बेटा है वो अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई और साथ में घर के खर्च और साथ में जो मेरी दवाइयाँ हैं उनके बोझ तले दबा हुआ है, क्योंकि मेरी दवाइयों का खर्च काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी वजह से वो ढंग से खाना खाता ही नहीं है, थोड़ा बहुत जैसा मिल जाए वैसा खा लेता है और बिल्कुल खामोश रहता है। क्योंकि आज से लगभग 9 साल पहले उसकी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी और उसके बाद उसकी ज़िंदगी एकदम से तहस नहस हो गई। कुछ दिनों तक तो वो ऐसे ही घूमता रहा, क्योंकि सदा से हम इस जगह पर नहीं रहते थे, हम लोग अच्छे घर में रहा करते थे, हमारा खुद का घर था। लेकिन जब इसकी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है तो उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और लगभग 6 महीने तक इतनी शराब पीता है कि उस शराब के चलते ये अपने उस घर को भी बेच देता है, जो कि हमारा पुश्तैनी घर था। लेकिन उसके बाद जब इसे होश आता है तो यह हमें लेकर यहाँ पर रहने लगता है और अब कोशिश किया करता है कि परिवार की सभी ज़रूरतों को पूरा कर दूँ, और इसीलिए खाने पीने पर ज़्यादा गौर नहीं देता है। लेकिन खैर छोड़ो इन बातों को, आप ऐसा करो, आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ बना देती हूँ। ऐसा कहकर बुजुर्ग महिला फिर से खड़ा होने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जो शीतल होती है वो उसे रोकती है, कहती है कि माँ जी आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ बना देती हूँ। उसके बाद वह किचन की तरफ जाती है, लेकिन किचन का हाल देखकर भी वो हैरान हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर किचन जैसा कुछ था ही नहीं, बस छोटे मोटे मसाले होंगे थोड़े बहुत और बाकी ऐसा कुछ भी नहीं था।
अब इस बात को देखकर जो महिला होती है शीतल, वह जैसे तैसे वहाँ पर चाय बनाती है, क्योंकि थोड़ा सा दूध रखा हुआ था, और उस चाय को 2 कपों में घालकर एक माँ जी के लिए लेकर आती है और एक अपने लिए लेकर आती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि ले जो माँ जी, मैंने अपने लिए चाय बना ली है और आप भी इसको पी लीजिए, थोड़ी देर में आपका बेटा भी आ जाएगा। ऐसा कहकर वह उससे और भी बातें करती है और बातों के दौरान ढेर सारी बातें उन दोनों के बीच में होती हैं और यहाँ पर जो शीतल होती है उसे एक अपनापन सा फील होने लगता है, क्योंकि इसी तरह की गरीब फैमिली से वो भी निकल कर आई थी, लेकिन आज वो अमीर घर में है। लेकिन वो अतीत जो होता है, अतीत पीछा नहीं छोड़ता और वो बातें झट से याद आ जाया करती हैं। तो ऐसे यहाँ पर ये बात इन्हें भी याद आ गई थी। इधर अब जब धीरे धीरे कुछ समय बीतता है तो तभी अचानक से जो लड़का होता है राजेश, वह भी मार्केट से बाजार लेकर दवा लेकर घर में आ जाता है। और जैसे ही घर में आता है और घर के अंदर अपनी मालकिन को देखता है तो एकदम से हैरान होकर कहने लगता है कि मालकिन, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? इस बात को सुनकर वह मुस्कुराती है और कहती है कि यही पता लगाने के लिए आई थी कि तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो। अब सारी सच्चाई मेरे सामने है और जब कोई ऐसी बात थी तो तुम एक बार मुझे बता भी तो सकते थे, क्या मैं इतनी बुरी थी? अब इस बात को सुनकर जो राजेश होता है वो कहता है कि मालकिन, वो बात नहीं है, मैंने तो ऐसे ही नहीं बताया, आप खामखा परेशान होंगी और मैं आपको परेशान नहीं देख सकता। इसके बाद मालकिन जो होती है वो कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं बताया, लेकिन अब मुझे पता चल गया है और अब से तुम लोगों को मैं यहाँ पर नहीं रहने दे सकती। तुम्हारी बच्ची के भविष्य का सवाल है, तुम्हारी माँ की बीमारी भी ठीक हो जाएगी अगर तुम मेरा कहा मानोगे तो। और तुम ऐसा करो, इस बच्ची को और माँ जी को लेकर मेरे साथ मेरे घर में रहने लगो। अब ये बात सुनते ही जो राजेश होता है वो कहने लगता है कि नहीं मालकिन, अगर मैं आपके घर में अपने परिवार के साथ रहूंगा तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। लेकिन तभी जो मालकिन होती है वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, लोगों की मुझे कोई भी फिक्र नहीं है, बस मैंने एक बार कह दिया सो कह दिया। तुम मेरे घर के नौकर हो, 7 साल तुमने ईमानदारी और मेहनत से काम किया है और एक भी शिकायत का मौका नहीं दिया है, तो इतना फर्ज तो मालिक होने के नाते मेरा बनता ही है। इसके बाद राजेश भी जो होता है वो कुछ भी नहीं कह पाता है और उसके साथ वो लोग वहां से सीधा उस घर के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर जो ड्राइवर होता है वो उन्हें गाड़ी में बैठाकर उस घर पर छोड़ देता है रात के समय ही। और जैसे वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो उसके बाद जो लड़की होती है शीतल महिला, वह अब उन सभी को उनके कमरे दिखाने लगती है। कहती है कि इस कमरे में तुम रहना, इस कमरे में मैं रहूँगा, ऐसे ऐसे कहकर उन सभी कमरों को वो बताने लगती है। राजेश जो होता है वो कहता है कि मैडम, ये आप क्या कह रही हो, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, लेकिन वो कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक होनी जरूरी है और तुम्हारी बेटी की पढ़ाई भी तो है। यहाँ पर मेरे पास खूब सारा पैसा है और कोई भी दिक्कत नहीं है, बस चुपचाप जो मैं कर रही हूँ उसे करते रहो, क्योंकि तुम मेरे यहाँ पर काम किया करते हो। ऐसा कहकर वह राजेश को धमका तो देती है, लेकिन राजेश के दिमाग में ये बात चलती रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझसे कोई ऐसी डिमांड कर दे जिसको मैं पूरा ना कर पाऊं, और यही सोचकर वह काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है। धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है और कुछ समय के चलने के दौरान यहाँ पर जो उसकी माँ होती है उसकी तबीयत में काफ़ी ज़्यादा सुधार आता है, क्योंकि उसने फैमिली डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज तो चालू करवाया ही था, लेकिन यहाँ पर खाने पीने के लिए संतुलित आहार होता है और कहते हैं कि खुराक से भी बहुत जल्दी शरीर रिकवर हो जाया करता है। तो ऐसे जो उसकी माँ होती है वो ठीक हो जाती है। जब माँ पूरी तरह से ठीक हो जाती है और बच्ची भी अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई कर रही थी, उसके पास सारे अच्छे कपड़े थे, अच्छे सामान थे स्कूल पढ़ने के लिए, तो उसके बाद राजेश कहने लगता है कि मैडम अब हम जा सकते हैं, माँ तो ठीक हो गई है जिसके लिए आपने कहा था। लेकिन तभी जो शीतल होती है वो कहने लगती है कि नहीं, अब तुम बेशक से मत जाओ और जिंदगी भर यहीं पर रुक जाओ तो क्या दिक्कत है, क्योंकि अब तक जो शीतल थी वो उस बच्ची के साथ खेला करती थी, बातें किया करती थी और इन बातों की वजह से उसे उस बच्ची से एक अलग सा लगाव हो गया था। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो लड़का होता है राजेश, वो सोचने लगता है और कहता है कि मैडम आखिर आप हमारे लिए इतना क्यों कर रही हो और अब भी आप हमें यहाँ पर क्यों रखना चाहती हो। तो यहाँ पर जो राजेश होता है उससे शीतल बता देती है अपनी कहानी। कहती है कि किसी दिन मैं भी इसी गरीब फैमिली से बिलोंग किया करती थी, लेकिन ऐसे ऐसे यहाँ पर आ गई, लेकिन अब यहाँ पर मैं पूरी तरह से अकेली हूँ, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है और मुझे लगता है कि अब जिंदगी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अगर तुम्हारा परिवार हमारे साथ रहेगा, मेरे साथ रहेगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि माँ जी जो हैं वो माँ की तरह मेरी देखभाल किया करती है और जो तुम्हारी बेटी है उसमें मुझे अपनी बेटी दिखा करती है, क्योंकि यहाँ पर मेरी तो खुद की कोई संतान ही नहीं है और अगर तुम्हारी संतान को मैं अपना संतान समझकर पालने लगूँ तो इसमें कोई बुराई है क्या। अब ये पूरी कहानी सुनने के बाद जो राजेश होता है वह भी अपनी आंखों में आंसू भर लाता है और कहता है कि मैडम कोई बात नहीं, अगर आप कह रहे हो तो हम लोग यहीं पर रहेंगे और कोई भी दिक्कत नहीं है।
इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जैसे इनको एक साथ रहते हुए कुछ दिन बीतते हैं तो उसी दौरान जो नौकर होते हैं उनके थ्रू ये बात घूमने लगती है कि मैडम का और उस नौकर राजेश का कुछ ना कुछ तो चल रहा है, क्योंकि इस दिन जो वो बेहोश हुआ था तो उस दिन भी वो भाग कर आई थी और अब तो उसे अपने घर में ही रख रखा उसके परिवार सहित। हम लोग भी तो नौकर, हमें भी तो रख सकती है। जब ये बातें मालकिन के सामने आती हैं तो मालकिन को बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन उन बातों को वो सहन कर लेती है। लेकिन जैसे ये बातें जो नौकर राजेश होता है उसके सामने आती हैं तो वो इन बातों को सहन नहीं कर पाता है। और उसके बाद मालकिन से एक दिन जब मालकिन बाहर से आती है, कहीं किसी काम से गई थी शॉपिंग वगैरह करने के लिए, तो जो राजेश होता है वह अपना और परिवार का पूरा के पूरा सामान पैक करके यहाँ से चलने की ही तैयारी कर रहा था। लेकिन तभी शीतल आती है और आने के बाद कहती है कि कहाँ जा रहे हो। तो उसके बाद वो कहने लगता है कि मालकिन देखो, आप बहुत अच्छी हो, आपने हमें सहारा दिया, मेरी माँ की तबीयत ठीक कराई और मेरी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन मेरी वजह से आपके ऊपर दाग उछले, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, तो इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो पूछने लगती है कि कैसा दाग, कौन सा दाग। तो वो बता देता है कि नौकर ऐसे ऐसे बात कर रहे थे कि कुछ ना कुछ तो इन दोनों के बीच में चल रहा है, जबकि आप बहुत अच्छी हो, मुझे पता है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो मालकिन होती है वह थोड़ी देर तक सोचती है और कहती है कि रुको जरा, मुझे कुछ सोचने दो। तो यहाँ पर जो लड़का होता है वह भी चुप हो जाता है और इसके बाद धीरे धीरे जब कुछ और समय बीतता है, यानी कि लगभग 10 से 15 मिनट उसे सोचते सोचते हो गए थे, तो वो कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो दुनिया को दिखाने के लिए क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो? क्योंकि मैंने उसके बाद कई बार शादी करने के लिए सोचा, लेकिन कोई ईमानदार व्यक्ति मुझे नहीं मिला और तुम्हारी इन बातों की वजह से ये तो सिद्ध होता ही है कि तुम बहुत ईमानदार हो और दूसरे के हक पर हक नहीं जमाया करते। बस ये फॉर्मेलिटी के लिए शादी होगी और हम लोग जब शादीशुदा रहेंगे तो कोई भी हमसे कुछ भी नहीं कह सकता। अब इस बात को सुनकर फिर से जो राजेश है वो मना करता है, कहता है कि नहीं मैडम, ये आप क्या कह रही हो, ये तो और भी ज्यादा बदनामी का कारण बनेगा। लेकिन तभी यहाँ पर जो मालकिन होती है वो कहती है कि बदनामी कैसी, जब तुमसे मैं शादी कर लूंगी और तुम मेरे पति बन जाओगे तो तुम तो आराम से मेरे साथ रह सकते हो और तुम्हारा परिवार भी मेरे साथ रह सकता है, तो इसमें कोई भी बदनामी नहीं है। इसके बाद वह कहता है कि मैडम बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आप कहाँ और मैं कहाँ, आप करोड़पति हो और मैं आपके घर में नौकर हूँ, पिछले 7 साल से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। इस बात को सुनकर जो शीतल होती है वो कहती है कि कोई भी दिक्कत नहीं है, जब मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है तो तुम परेशान क्यों हो रहे हो। उसके बाद वो कहता है कि मैडम अगर ऐसी बात है तो मुझे सोचने का समय चाहिए। और उसके बाद वह कहती है कि ठीक है, अगर सोचने का समय चाहिए तो बेशक से सोचने का समय ले लो, मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जब ये बात तय हो जाती है तो उसके बाद वो दोबारा से सामान को उसी घर में रख देता है और अपनी माँ से इस बारे में बात करता है कि माँ बताओ मैं क्या करूँ। अब इसके बाद जो माँ होती है वो कहती है कि बेटा जैसा तुझे ठीक लगे, जैसी तेरी आत्मा गवाही दे उस तरह से तू करना, बिल्कुल भी गलत इस महिला के साथ भी नहीं होना चाहिए और तुम भी बिल्कुल अच्छी तरह से रहना। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो राजेश होता है वह भी गहन सोच विचार करता है और एक दिन के बाद वह फैसला कर चुका था और कहता है कि ठीक है मैडम, अगर आप ऐसा ही कह रही हो तो ऐसा ही हो जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो मालकिन होती है वह एक छोटा सा समारोह करवाती है, जो कि घर घर के लोग थे, ज़्यादा कोई नहीं था, यानी कि घर के जो नौकर थे और कुछ ऐसे जानने वाले जो कि बिजनेस में उसका साथ दिया करते थे, ताकि ये बातें बार बार दोबारा ऐसे ना उछल सकें। उनको बुलाकर उन लोगों के सामने वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद स्टार्टिंग में तो वो लोग फॉर्मेलिटी के लिए वहाँ पर रहते थे, यानी कि जो लड़का था वह नौकर का काम ही किया करता था, लेकिन लोग ताना ना मारे इस वजह से वो पति बन गया था। लेकिन जब वो पति बन जाता है तो यहाँ पर जो शीतल होती है वह उसकी तरफ उन निगाहों से देखने लगती है, क्योंकि दोनों हम उम्र के थे और दोनों ही किसी में भी कोई कमी नहीं थी, यानी कि लड़का भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था और जो शीतल थी वह भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। तो धीरे धीरे जब एक साथ रहते हैं और दोनों का रिश्ता ही ऐसा बन गया तो उन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ भी बढ़ने लगती हैं और जैसे ही नज़दीकियाँ ज़्यादा बढ़ती हैं तो एक बार जो शीतल है वो कहने लगती है कि जब हमने शादी कर ली है तो क्यों ना हम लोग पति पत्नी की तरह रहें। अब तक जो राजेश होता है वह भी इस बात को महसूस कर चुका था कि उसे पति पत्नी की तरह उसके साथ रहना चाहिए, क्योंकि वो उसका पूरा खर्चा उठा रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद वह भी इस बात के लिए हामी भर लेता है। अब उसके बाद दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं और फिलहाल के समय में उनको एक और बच्चा हो चुका है और परिवार पूरी तरह से कंप्लीट है। परिवार के अंदर एक सास भी है, एक बहू भी है, एक पति भी है और 2 बच्चे हैं।
यहाँ पर ये लोग खुशियों के साथ रहा करते हैं। और उसके बाद कुछ दिनों तक तो लोगों ने बातें बनाई थी कि नौकर से शादी कर ली, लेकिन बाकी बाद में सब कुछ लोग भूल चुके थे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। और ये कहानी हमें मोहित अग्रवाल जी ने भेजी है। मोहित अग्रवाल जी, ये थी आपकी कहानी जो आपने हमें भेजी है। तो जिनकी ये कहानी है उनको भी लिंक भेज देना अगर पॉसिबल हो सके तो। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।